मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ग को एक प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल में जलवायु पाठ देखने वाले हैं। आप सभी को ये ज्ञात है कि इसके पूर्व मौसम और जलवायु इनके एक समान तत्व तथा इनकी व्याख्या को हमने संक्षेप में आपके सामने रखा है, लेकिन फिर भी आपके लिए मौसम और जलवायु की व्याख्या पुनः एक बार संक्षिप्त में हम ले रहे हैं। आज सूर्योदय होते ही अचानक बादल मंडराने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी। होते होते अचानक वर्षा ने उग्र रूप धारण किया। दोपहर में बादल तो छट गए, परंतु हवा ठंडी चलने लगी और शाम होते होते पुनः एक बार गर्मी ने पूरा स्थान ले लिया। या रशिया ये शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो सहारा ये उष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी वर्ग ये ध्यान देंगे कि पहले वाक्य जो हमने कहे, ये वाक्य एक दिन के 24 घंटे में प्रतिपल बदलते वातावरण की परिस्थितियों को दर्शाया है। तो आखिरी के दो वाक्य जो है, इन दो वाक्यों को हमने उस विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक जो वातावरण की परिस्थिति है उसको हमने दर्शाया है। तो क्या हुआ बच्चों कि किसी भी निश्चित भौगोलिक स्थान पर किसी भी एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण के परिस्थिति को मौसम कहा जाता है, जो अल्पकालिक होता है। यानी वातावरण के परिस्थितियाँ एक दिन के 24 घंटे में प्रतिपल बदलती रहती है और किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं की अल्पकालिक योग को हमने क्या कहा? मौसम कहा, क्योंकि यह निरंतर पल पल बदलती है। लेकिन एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक अर्थात 30 वर्ष से अधिक समय तक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। यानी जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यानी जलवायु किसी भी विस्तृत भौगोलिक परिवेश के मौसम तथा उनमें आए बदलाव का एक निष्कर्ष तक माना जाता है। परंतु मौसम और जलवायु के कुछ तत्व है जो एक समान है, जैसे कि तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। और इनके चलते ही महीनों के औसत वायुमंडल के अवस्था के आधार पर, यानी ये महीने के ये जो वायुमंडलीय अवस्था है, इसी के आधार पर हमने क्या देखा? ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु देखते हैं। इस वायुमंडलीय अवस्था को इन तीनों ऋतुओं में विभाजित किया गया है। परंतु ये जो जलवायु है, यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। क्योंकि बच्चा लोग ये पृथ्वी की गोलाई, पृथ्वी को हमने देखा है वो जियोइड आकार की है, यानी वो गोलाई है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इस पृथ्वी को प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा जो है वो अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है, जो हम ब्राज़ील और भारत के तुलनात्मक अध्ययन में देख रहे हैं या देखने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है, यानी तापमान कम होता है। और इसीलिए 165 मीटर, अगर हम ऊंचाई की 165 मीटर ऊंचाई हम की ओर जाते हैं तो लगभग
1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है और इसीलिए वहाँ किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र ये उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हम मौसम और जलवायु को हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे ब्राज़ील एवं भारत के जलवायु का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। आपके समक्ष हमने एक बहुत सुंदर सा विश्व का मानचित्र रखा है। दोनों देशों को हमने दर्शाया है। उन देशों को दर्शाते समय हम अगले वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आ रहे हैं। अब हम अगर भारत की ऊंचाई को अगर हम देखते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 से 8000 मीटर हमने देखी है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। हमने देखा है कि भारत को लगभग 7500 किलोमीटर का विशाल तटीय क्षेत्र मिला हुआ है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में शीत अर्थात ठंड कम पड़ती है, यानी यहाँ पर शीतकाल बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होता है। अब अगर हम ये ब्राज़ील के बारे में भी अगर देखते हैं तो आपके समक्ष हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के साथ साथ हमने आकृति के द्वारा ये समझाने की आपको कोशिश की है। आगे हम और देखने वाले हैं। भारत एवं ब्राज़ील इन दोनों देशों की जलवायु की विशेषताओं, तापमान पर प्रभाव डालने वाले घटकों तथा प्राकृतिक आपदाओं का तुलनात्मक अध्ययन अब हम करने वाले हैं। जिससे कि हम सभी ये जानते हैं कि ब्राज़ील देश पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ब्राज़ील का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। हालांकि हमने ये देखा है कि जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा बहुत कम क्षेत्र से गुजरी है, लेकिन फिर भी उष्ण कटिबंध में ये आता है। अब ब्राज़ील की जलवायु की विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधताएं पाई जाती हैं। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा के निकट हम उष्ण जलवायु देखते हैं। उष्ण जलवायु इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती है और लंबवत सूर्य किरणें होने के कारण ये सूर्य किरणें बहुत ही कम भाग को व्याप्त करती है, जिसके कारण उष्णतामान बहुत अत्यधिक यहाँ पर होता है और इसीलिए हमने यहाँ आपको कहा है कि उष्ण जलवायु है। उसके विपरीत 23.5 दक्षिण में अगर हम जाते हैं मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु हम देखते हैं। समशीतोष्ण का अर्थ है सम धन शीत धन उष्ण, यानी शीत और उष्ण ये समान वहाँ पर होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी आती है और समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं ये हवाएं शीत होती है। इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं समशीतोष्ण जलवायु। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश में ऊर्ध्व दिशा से, ऊर्ध्व यानी ऊपरी दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में बहने वाली हवाओं तथा अंतर उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग, एकत्रीकरण यानी कि ऊर्ध्व दिशा में बहने वाली हवा और अंतर्गत भाग से व्यापारिक पवन जो है उष्ण कटिबंधीय पवनों के एकत्रीकरण विभाग क्षीण स्वरूप का होने के कारण यहाँ पर चक्रवातों की संभावना कम होती है। चक्रवात क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि धीरे धीरे हम समशीतोष्ण कटिबंध की ओर जा रहे हैं। हम
ब्राज़ील के तापमान की विशेषताओं को देख रहे हैं। ब्राज़ील का उत्तरी भाग, जो कि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के समीप होने के कारण यहाँ तापमान अधिक होता है। तापमान वर्ष भर समान होता है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण यहाँ पर तापमान वर्ष भर समान होता है। अमेज़न के मैदान में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा से कम होता है। ये हमने पहले ही बताया है कि क्योंकि धीरे धीरे ये भाग समशीतोष्ण कटिबंध की ओर आ रहा है। ब्राज़ील की उच्च भूमि का भाग, यहाँ की जलवायु लगभग ठंडी ही होती है। ब्राज़ील का उच्च भूमि का भाग ये आपके सामने रखा जा रहा है। अब हम तटीय प्रदेश जाएंगे। तटीय प्रदेश आप सभी ये जानते हैं कि ब्राज़ील के उत्तरी भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर और इसका जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर सौम्य तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ब्राज़ील की वर्षा की विशेषताएं अब हम देख रहे हैं। ब्राज़ील की वर्षा की विशेषताओं को देखते हुए हम पूर्वी हवाओं से होने वाली वर्षा को सर्वप्रथम देखेंगे। दक्षिण पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी व्यापारिक पवनों से ब्राज़ील में वर्षा होती है। देखो, हमने पहले देखा है कि जलवायु में हमने क्या देखा था, जलवायु में सागर से आने वाली हवाएं महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ हमने देखा कि पूर्वी व्यापारिक पवनों से ब्राज़ील में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा जो है ये अमेज़न के मैदान में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 2000 मिलीमीटर, तो दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी तटीय, आपको फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ओर आपको देखना है। दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा 1000 से 1200 मिलीमीटर है। विशाल कगार के तटीय भाग में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। आपको प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा पता है? आकृति आपके समक्ष है। विशाल कगार में प्रतिरोधी वर्षा ब्राज़ील की उच्च भूमि के परे यानी हमें आगे जाना है अत्यल्प वर्षा, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया अर्थात वृष्टि छाया का प्रदेश है, जिसे हमने अनावृष्टि चतुर्भुज भी हमने कहा है। यानी यहाँ पर ये जो उच्च भूमि है यहाँ अत्यल्प वर्षा है, बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वृष्टि छाया के प्रदेश में जो उच्च भूमि का है, आपके समक्ष जो आकृति दी है उस आकृति की सहायता से आप ये समझने की कोशिश कर सकते हो कि जहाँ पर बादल है ये बादल उस पर्वतीय प्रदेश के एक क्षेत्र में टकराते हैं और वहाँ पर अत्यधिक वर्षा करते हैं। फिर ये बादल हल्के होते हैं क्योंकि उनमें पानी की मात्रा कम होती है। हल्के होने के कारण उस पर्वत के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो उनके पास बादलों में पानी बहुत कम रहता है या रहता ही नहीं है, और वहाँ पर वो केवल छाया देते हैं, यानी केवल वो शैडो देते हैं, और इसीलिए उसको रेन शैडो एरिया कहा गया है, या कभी कभी अत्यल्प वर्षा देते हैं।